जन्म से तय होने लगा कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। स्पष्ट हुआ। आधुनिक काल में इस पर जो डिस्कोर्स चला वो चला एक तरफ से महात्मा गांधी और दूसरी तरफ से डॉक्टर अंबेडकर। इस बात को हमेशा समझ लीजिए कि जिसने झेला होता है ना उसके विचारों में, और जिसने नहीं झेला होता है उसके विचारों में ठीक ठाक अंतर रहता है। विचारों में भी, उनकी उग्रता में भी, तीक्ष्णता में, इंटेंसिटी में अंतर रहता है। महात्मा गांधी वर्ण से वैश्य थे, है ना, तो बिजनेस कम्युनिटी के व्यक्ति थे, और गीता को इतना पढ़ा था। वो कहते हैं कि मेरी दो माताएं हैं, उनमें से एक गीता माता है। उनके दिमाग का जो सॉफ्टवेयर है ना उसमें गीता 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 छपा हुआ है हर जगह। लगभग हर चीज वही बोलते हैं जो गीता में लिखी हुई है। और गीता इससे तुरंत बाद पढ़ने वाले हम लोग, गीता की सबसे बुरी बात यह है कि गीता वर्ण व्यवस्था का समर्थन करने वाली पुस्तक है। बचा लेते हैं, थोड़ा सा हम भी बचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मामला बचता नहीं बहुत ज्यादा। तो गीता में वर्ण व्यवस्था का समर्थन है। आज जब पढ़ेंगे देखेंगे, मतलब हम बचा लेंगे, लिखेंगे ऐसा ऐसा कुछ ऐसी बातें जिससे भगवान श्री कृष्ण बच जाएं। क्या जमाना आ गया है, भक्त लोग भगवान को बचा रहे हैं। कहाँ उम्मीद थी कि भगवान भक्तों को बचाएंगे, लेकिन देखिए जमाना कैसा आ गया है। पर गीता वर्ण व्यवस्था का समर्थन करती है, और महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था के इतने बड़े समर्थक हैं, इतने बड़े समर्थक हैं कि अपनी एक पुस्तक में, उस पुस्तक का नाम है हिंदू धर्म। जब महात्मा गांधी को पढ़ेंगे मैं इस पुस्तक का हवाला आपको दूंगा कहीं पे। छोटी मोटी बात लिख के नहीं गए, वो लिख के गए हैं कि वर्ण व्यवस्था मानव समाज में उतना ही अनिवार्य नियम है जितना प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण का नियम है। गुरुत्वाकर्षण के नियम से तुलना की है वर्ण व्यवस्था की। इसलिए कहते हैं कि महात्मा गांधी बहुत महान चिंतक नहीं, वो महान नेता थे। उनको नेतृत्व करना आता था। उन्हें एक मरे हुए समाज में जान फूकनी आती थी। एक मरे हुए समाज को, मतलब बटे हुए समाज को एक करके किसी एक उद्देश्य पर ले आना, ये उनका कौशल था। हर नेता चिंतन भी करता है, नेता सफल हो तो चिंतन भी अच्छा मान लिया जाता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कविताएं भी लिखते थे। कविताएं तो साधारण किस्म की हैं, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री की कविताएं तो लोग क्या बोलते हैं, शानदार कविताएं। पीएम है, कविताएं लिख रहा है, तो कविता देवी पर एहसान किया है पीएम ने, मदद करना है। इससे लोगों ने क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वाह। हरिवंश राय बच्चन की कि क्या है, क्षण भर जीवन मेरा परिचय, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या लिखा, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। कितना मौलिक लिखा, बहुत मौलिक लिखा। और महान कवि क्योंकि प्रधानमंत्री थे। कौन बोलेगा महान कवि नहीं, मर रहे किसी को। कुछ कविताएं बढ़िया भी लिखी, प्रसिद्ध हो गई, लेकिन कोई अगर ये कहे कि हिंदी या भारतीय कविता के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम बहुत सम्मान से लेना चाहिए, ये वैसी ही बात है कि दर्शन की परंपरा में महात्मा गांधी का नाम बहुत सम्मान से लेना चाहिए। ठीक दार्शनिक है, अच्छे, कुछ मामलों में अच्छे हैं, हर मामले में नहीं। ऐसी ऐसी बात कह गए, जब इनको बाद में लगने लगा कि खराब बात बोल दी मैंने। अम्बेडकर ने सवाल पूछे मुश्किल मुश्किल। अम्बेडकर थे इतने तार्किक प्रखर, मतलब जो आदमी 2 PhD करके आया हो विदेश से, इंग्लैंड अमेरिका से, उससे पंगा मोड़ना आसान थोड़ा है। और जो बचपन से झेल झेल के बड़ा हुआ हो, तो जो आदमी झेलता है ना वो उसका एक्सपर्ट हो जाता है, क्योंकि उसको रात दिन वही सोचता है कि उसी पर स्टडी करूं। ये वैसे ही है कि किसी को बीमारी हो जाए ना, वो उसका विशेषज्ञ हो जाता है। उसके बाद आधा डॉक्टर वही हो जाता है। इतना रिसर्च करते, इतना पढ़ते, लेटेस्ट दवाई कौन सी है, डॉक्टर बात करते घबराता है उससे, कितने रिसर्च ये पढ़ के आया, मुझे नहीं पता उतनी, और बाकी लोगों को नहीं पता होता क्योंकि उनको झेलना नहीं पड़ा ना तक। तो अम्बेडकर ने पूछा कि भाई ये बताओ, कोई व्यक्ति संयोग से एक घर में पैदा हो गया, भंगी के घर में, अब क्यों उसको पढ़ने से रोकते हैं? संयोग को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? महात्मा गांधी कह रहे 2 बातें। पहली बात, भंगी को पूरा अधिकार है कि खूब पढ़े, कोई नहीं रोक रहा है। जो रोकता है झूठ बोलता है, गलत बात है। वर्ण व्यवस्था नहीं रोकती है,
पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ो, बीए करो, एमए करो, पीएचडी करो, कोई नहीं रोकता है। किंतु उसके बाद में जब व्यवसाय चुनना हो तो वही चुनो जो आपको मिला है। यानी अगर वो पीएचडी कर ले, उसके बाद उसको सफाई करनी चाहिए दूसरे घर में जाके। तो अम्बेडकर बोले, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही गांधी जी, एक व्यक्ति के जन्म का इतना महत्व, एक संयोग का इतना महत्व कि आप जीवन छीन लेंगे उससे। अरे नहीं अम्बेडकर, ध्यान से सोचो, तुम गहराई में नहीं जा रहे हो। तुम कह रहे हो कि संयोग से इस घर में पैदा हो गया तो इतनी बड़ी सजा। मैं कह रहा हूं कि इस घर में पैदा क्यों हुआ, ये सोचो। इसको बोलते डेस्टिनी, नियति। ऐसे ही पैदा नहीं हुआ संयोग से, इसको स्पेशली इस घर के लिए डिजाइन किया गया था और वहां भेजा गया है। और यदि कोई व्यक्ति कंफ्यूजन में आके कहे कि मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा, नहीं, भगवान ने जो भेजा है वो देखो, भगवान ने तय किया तुम्हारे लिए। अब ये सब विचार महात्मा गांधी के थे। अंतिम दौर में महात्मा गांधी समझ गए थे कि मैंने बहुत ही खराब विचार दे दिए हैं और राष्ट्रपिता होते हुए ठीक नहीं लगता कि ऐसे विचार मैं दूं। अंत में बोले कि मैं अंतर जातीय विवाहों का समर्थक हूं, मैं अंतर जातीय विवाहों में ही जाऊंगा। ये सब किया उन्होंने। जाति व्यवस्था का समर्थन ज्यादा नहीं किया, वर्ण व्यवस्था का किया, अस्पृश्यता का विरोध किया। उनके हिसाब से वर्ण व्यवस्था में समस्या अस्पृश्यता है, बस लोग टच करना शुरू कर दे ठीक हो जाएगा सब। उनको मूल समस्या वही लगती थी। दो ही काम करने हैं, एक तो वर्ण व्यवस्था मतलब अस्पृश्यता खत्म हो जाए, दूसरा छुआछूत खत्म हो, मतलब छुआछूत के बाद दूसरा मंदिर प्रवेश हो जाए बस। अम्बेडकर कह रहे इससे क्या होगा, साथ बैठ के खा लिया, मंदिर में घुस गए, इससे क्या होगा। जहां घुसना चाहिए, फैक्ट्री में घुसना है, स्कूल में घुसना है, यूनिवर्सिटी में घुसना है, आप मंदिर में घुसा रहे हो उसको। मंदिर में घुस के घंटी बजा रहे, क्या हो गया उससे क्या होगा। जहां जहां अवसर है जीवन में वहां तो घुसा नहीं आपने। और इसलिए एक बहुत बड़ी डिबेट हम आगे चल के पढ़ेंगे गांधी और अम्बेडकर की, जिसमें वर्ण व्यवस्था एक बड़ा बिंदु बनने वाला है। अगर आपसे पूछे वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या मूल्यांकन है, आप कहें कि अब ये व्यवस्था आउटडेटेड है,